हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है नेशनलिज्म। अगर तुम इस वर्ड को समझ जाओगे तो तुम पूरे चैप्टर का जो मेन क्रक्स है वो समझ जाओगे, क्योंकि ये 30 पेज का चैप्टर है। हर पेज पे हर पैराग्राफ में एक वर्ड बार बार आता रहेगा, नेशनलिज्म नेशनलिज्म नेशनलिज्म। इसको अच्छे से समझते हैं नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। देखिए, हिंदी में नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता की भावना। ठीक है, मतलब फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, भाई फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। यानी राष्ट्रीयता क्या होती है? जब आप अपने देश से कनेक्ट होते हो। एग्जाम्पल के लिए, जिस समय इंडिया आजाद नहीं हुआ था बच्चों, ये बात है 1947 जब इंडिया आजाद हुआ, उसके पहले तक इंडिया में, भारत में अलग अलग तरीकों के क्या थे, छोटे छोटे जिनको हम बोलते हैं किंगडम्स, इंपायर हुआ करते थे, है ना, किंगडम्स हुआ करते थे। ये भारत की आजादी के पहले की बात है, छोटे छोटे किंगडम्स हुआ करते थे। अब उन किंगडम्स में जैसे जूनागढ़ की एक एम्पायर है, राजस्थान एक एम्पायर है, उत्तराखंड एक एम्पायर है, मध्य प्रदेश की अपनी एक एम्पायर है, सौराष्ट्र एक अलग राज्य, एक अलग देश चल रहा है ना। इसी तरह से हैदराबाद की रियासत है, तो लोगों की अपनी अपनी रियासत थी। इंडिया पूरा एक यूनाइटेड नहीं था, इंडिया पूरा एक नहीं था। इस तो फिर क्या हुआ, एक हमारे बड़े फेमस भारत के पहले होम मिनिस्टर, इनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने क्या किया, भारत को एकीकरण मतलब इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया में मदद की। वो क्या करते थे, वो हर राजा के पास जाते थे और बोलते थे कि भारत एक हो रहा है, यूनाइट हो रहा है, तो तुम क्या करो, अपनी रियासत को छोड़ो और अपने राज्य को किसमें मिला दो, भारत में मिला दो। जूनागढ़ के पास गए, वो हैदराबाद के पास गए, अलग अलग रियासतों के पास जाते थे, उनके राजाओं से कहते थे भाई देखो अब राजा का काम तो खत्म हो रहा है, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो रही है इंडिया में, और अगर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो रही है तो तुमको अपने राज्य को छोड़ना पड़ेगा और तुमको किसमें मिलाना पड़ेगा, भारत में। बच्चों, यही जो फीलिंग होती है उसको क्या कहते हैं, नेशनलिज्म की फीलिंग, मतलब राष्ट्रीयता की भावना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये भावना हमको और कैसे चीजें दिखती है, ये फीलिंग हमें दिखती कैसे है। एग्जांपल के लिए, आज भी जब 1965 का वॉर हो रहा था, 1965 का युद्ध, इंडिया और चाइना का युद्ध, जिसमें इंडिया उस समय बुरी तरीके से हार रहा था, उस वॉर में ही लता मंगेशकर ने जब एक सॉन्ग गाया, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आपने भरो पानी, है ना, तो वो वॉर ऐसा था कि भाई लोग, मतलब जो सोल्जर होता था बिना हथियार के लड़ने चला जाता था, क्योंकि उसका इतना खून खौल जाता था। ये सॉन्ग्स जो होते थे ना बच्चों, नेशनलिज्म का, अभी तुम लोग पढ़ोगे, नेशनलिज्म को फैलाने में, राष्ट्रीयता की भावना को फैलाने में कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे। तो एक तो फैक्टर क्या हो जाएगा, जैसे सॉन्ग्स होते थे। दूसरा, हम कहते हैं ना कि सोल्जर जाता तो है बॉर्डर पे खुद, लेकिन जब आता है तो उसका सपना होता है कि वो ट्राई कलर फ्लैग में लिपट गया है, वो उसका ड्रीम होता है भाई। मतलब ये जो ट्राई कलर फ्लैग है ना, जब भारत में पहली बार बना होगा, तो ये एक ऐसी चीज थी जिसको देखकर सोल्जर्स के अंदर क्या है, नेशनलिज्म की भावना, खून खौल जाता है कि ट्राई कलर फ्लैग का कोई नुकसान ना कर दे। तुम देखो, इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, दोनों किसके लिए लड़ रहे हैं, अपने झंडे के तो लड़ रहे हैं। पाकिस्तान सोचता है हमारा झंडा इस देश पे कर जाए, और हम सोचते हैं कि हमारा झंडा उस देश पे कर जाए। मतलब ये एक ऐसी चीज है जो इंसान को, जो उसको नेशनलिज्म की तरफ क्या करती है, उसको आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। तो ये सॉन्ग्स हो गए, जैसे ये ट्राई कलर फ्लैग हो गया, ये सारे फैक्टर्स हैं किस चीज के लिए बच्चों, नेशनलिज्म के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी देश में अगर नेशनलिज्म की फीलिंग को जागृत करना है, उसको उकसाना है, तो वहां पे क्या आप स्टैब्लिश कर दो, पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एक बार स्टैब्लिश हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, डेमोक्रेसी आ जाएगी वहां पर। और जहां पे पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट तुम्हें पता है किसको कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं उल्लू के ग्रुप को, है ना, जो ओल्स आउल्स होते हैं, आउल्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट। जैसे कौओं के ग्रुप को क्या कहते हैं, क्रोज जो होते हैं, क्रो के ग्रुप को क्या कहते हैं, मर्डर, है ना, मर्डर। श्राद्ध होता है ना, कौवा खिलाया जाता है, मर्डर। वैसे ही पार्लियामेंट किसका ग्रुप होता है, वैसे तो आउल्स का ग्रुप होता है ना। मछलियों के ग्रुप को क्या कहते हैं, स्कूल, है ना, मछलियों के ग्रुप को कहते हैं स्कूल। शेर, लॉयन के ग्रुप को क्या कहते हैं, प्राइड। वैसे ही अगर राइनोसेरस जा रहा हो तो उसके ग्रुप क्या कहते हैं, क्रैश। ठीक है, खैर हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है यहीं से। अब तुम जान चुके हो यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे स्टार्ट हो रही थी। बच्चों याद करो, 9th क्लास का जो तुमने चैप्टर छोड़ा था उसका नाम था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का लास्ट टॉपिक तुम्हें याद है क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट, राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। वो पैराग्राफ एनसीईआरटी का आखिरी पैराग्राफ है ना, राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। अब सोचो वहीं से हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होगा, फिर से फ्रांस आने वाला है, फिर से वो सब चीजें आने वाली लौट के। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मॉड्यूल 1 कई मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। एनसीईआरटी के एक एक पेज को मॉड्यूल बोलना है। सबसे पहले फ्रेडरिक सोरियो एक आर्टिस्ट थे, ये फ्रांस के थे। ही प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 पेंट्स। फ्रेडरिक सोरियो, जब आप अपनी एनसीईआरटी में देखोगे पहले पेज में तो पेंटिंग बनी हुई है, फ्रेडरिक सोरियो उसके पेंटर थे। ये पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेज ही इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फ्रेडरिक सोरियो की जो पेंटिंग थी बच्चों, उन्होंने टोटल कितने प्रिंट्स बनाए थे, 4। उसमें से तुम्हारे एनसीईआरटी में एक प्रिंट है ना। और बच्चों उन्होंने उसका नाम क्या दिया था, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। उस प्रिंट का नाम जो तुम्हारे एनसीईआरटी में, उसका नाम था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, है ना, एज ही कॉल्ड देम। और एक बच्चों, ये उनकी उटोपियन विजन। कभी भी तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, पहला पेज अगर तुमको ये वर्ड दिखाई दे, UTOPIAN, उटोपियन विजन, इसका क्या मतलब होता है बच्चों। उटोपिया एक वर्ड आएगा, हार्ड वर्ड, उटोपिया। उटोपिया का मतलब होता है इमेजिनरी वर्ल्ड, इमेजिनरी वर्ल्ड। कई बार क्या होता है, जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं, हम एक सपनों के संसार में चले जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम पढ़ क्या रहे थे। आधे घंटे हमारी आंख बंद होती है, हम चले जाते हैं, हम सोचते हैं यार मैं तो आईएएस बन गया, मैं तो आईएएस बन गई हूं, अब मैं अकबरपुर में कंट्रोल करूंगा, अब मैं
किसी स्कूल के टीचर को उठवा लूंगा, ऐसा ऐसा सोचने लग जाते हैं। तो जब हम कभी कुछ ऐसा सोच रहे होते हैं तो हम किस वर्ल्ड में चले जाते हैं? उटोपिया। उस चीज को, इमेजिनरी वर्ल्ड को क्या कहते हैं? उटोपिया कहते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्रेडरिक सोरियू थे, आर्टिस्ट थे, ये फ्रांस के थे। ये पेंटिंग कब बनी है? तुम्हारे एनसीईआरटी का पहली लाइन पे ही लिखा 1848, 1848 में। क्लियर है क्या? तो चार में से अपने एनसीईआरटी में एक है और जो एनसीईआरटी में उसका नाम क्या है? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। जब ये पीपीटीज खत्म होंगे तो एक 20 एमसीक्यूज का टेस्ट लूंगा, फिर तुम देखना ये सब चीजें थोड़ा अच्छे से रिवाइज करते रहे। ओके, तो बच्चों ये जो पेंटिंग है तुमको दिखाई दे रही है, इसमें कुछ सेंट्स है। सेंट है, जीसस क्राइस्ट है, लॉयन है, कुछ एंजल्स है। ये तुमको एंजल्स दिखाई दे रहे हैं, है ना? ये सेंट है, ये जीसस क्राइस्ट है, ये सारे एंजल्स हैं। उसके बाद देखिएगा, मैं तुमको एक ब्रीफ वर्जन दे रहा हूं, उसके बाद मैं तुमको डिस्प्ले भी करता हूं। ये फ्रांस के म्यूजियम में लगा है। अच्छा, तुम लोग को ये पता है दुनिया की पहला देश, वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री, ऐसा कौन सी कंट्री थी जिसने वेट्स एंड मेजरमेंट का सिस्टम स्टार्ट किया था? फ्रांस। नेपोलियन बोनापार्ट याद करो, वर्ल्ड की पहली कंट्री जिसने बोला आलू लाएंगे तो किलो में लाएंगे, अगर दूध खरीदना तो मुझे लीटर में खरीदना है। ये वर्ल्ड की पहली कंट्री थी। यानी सिस्टमैटिक वेट्स एंड मेजरमेंट का सिस्टम किसने स्टार्ट किया है? फ्रांस ने। क्यों बच्चों? ये सब कुछ फ्रांस के बारे में क्यों पढ़ा है? क्योंकि फ्रांस वर्ल्ड की पहली कंट्री थी जहां पे क्या एस्टैब्लिश होती है? डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुई, जहां पे नेशनलिज्म की फीलिंग सबसे पहले आई। तभी तो हमारे सिलेबस में आया। हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है ये 9 से? हम क्यों पढ़ रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन? मैंने तुमको उस वक्त बताया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मिलाकर लिखा गया है। कुछ हमने फ्रांस का लिया, कुछ हमने यूएस से लिया, कुछ यूके से लिया, है ना, कुछ रशिया से लिया, कुछ आयरलैंड से लिया। तो ये सब चीजें अब इसको समझते हैं बच्चों। देखिएगा, तो ये था जीसस क्राइस्ट, ये है सेंट्स, ये है एंजल्स। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के दो हाथ है, पहले हाथ में मतलब जो लेफ्ट हैंड है ये वाला, इसमें आपको दिखाई दे रही है एक टॉर्च। इस टॉर्च को बोलते हैं टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट की स्पेलिंग याद रखना, हार्वर्ड स्ट्रेंथ में एरर में भी आ चुकी है। एनलाइटमेंट का मतलब होता है लोगों को जागरूक करना, इंफॉर्मेशन देना। बच्चों ये जागरूकता किसके बारे में? कि भैया देखो अब डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो रही है, समझ गए? डेमोक्रेसी, ये जो एनलाइटमेंट की जो टॉर्च है एनलाइटमेंट की, वो क्या बता रही है लोगों को? कि अब डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो रही है, तुम लोग भी जाग जाओ। अब इसका दूसरा हाथ, इसके दूसरे हाथ में एक ब्रीफकेस टाइप का है जिसको बोला गया है चार्टर ऑफ राइट ऑफ चार्टर ऑफ मैन, ऐसे कुछ करके है। एनसीईआरटी में उस लाइन को देखिएगा, अभी मैं मार्क भी करवा दूंगा, लिखवा दूंगा। तो ये लोगों के अधिकार का पत्र है, इसमें लोगों के अधिकार लिखे हुए थे। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये वर्ल्ड में सब कुछ पहली बार हो रहा था, सोचिए। और ये उसका इमेजिनरी वर्ल्ड था, ये तो हुआ भी नहीं था कुछ, ये सब कुछ इमेजिन कर रहा था। कौन इमेजिन कर रहा था? फ्रेडरिक सोरियू। वो कहां का आर्टिस्ट था? वो फ्रांस का आर्टिस्ट था। ये ईयर कौन सा है? 1848। इस तरह से बोर्ड में एमसीक्यूज जो 3 नंबर के लॉन्ग आंसर्स आते हैं अभी मैं डिस्क्राइब करता हूं, उनको देखना। तो अब देखो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यहां पर है। सबसे पहले जो तुमको ट्राइकलर फ्लैग दिखाई दे रहा है बच्चों, ये फ्रांस का है, ये फ्रांस के लोग हैं, ये उसकी तरफ जा रही है। किसकी तरफ जा रहे हैं? सब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ जा रहे हैं। क्यों उसकी तरफ जा रहे हैं? क्योंकि उसके पास दो चीजें हैं, एक है टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट और दूसरा है मैन ऑफ चार्टर ऑफ राइट्स, है ना? उसके पास ये है, और ये फ्रांस का है। ये उसके बाद देखो जर्मनी का ट्राइकलर फ्लैग है। बच्चों ये सब पहली बार हो रहा था, लोगों को कभी झंडा पता भी नहीं था। अभी हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग कहते हैं भारत माता की जय। भारत माता कौन है भाई? ये तो कोई रियल है क्या? ये तो एग्जिस्ट भी नहीं करती है। भारत माता को एग्जिस्ट करती है क्या? कि कभी कोई किसी की माता रही हो, कि भगवान रहे हो? भारत माता तो कुछ भी नहीं। हम तो धरती माँ को भारत माँ बोल रहे हैं, जो हमारी भारत माँ है ना। ये सब कॉन्सेप्ट जो है ना, ये सब स्टार्ट होता है फ्रांस से। अभी जैसे हम लोग बोलते हैं भारत माता, फ्रांस की भी एक माता है ना? वैसे जर्मनी की भी एक माता है। जर्मनी की माता नाम है जर्मेनिया। अभी आएगी उनकी फोटो, इस साल बोर्ड में भी आया है, आइडेंटिफाई करने को। अभी लास्ट में लोग क्वेश्चन भी देखेंगे तो देखिएगा। तो ये फ्रांस का फ्लैग है, ट्राइकलर फ्लैग, मतलब ट्राइकलर फ्लैग लोगों को अट्रैक्ट करता है। उसके बाद जर्मनी का है, फिर है ना और भी देशों का है, गैलेशिया ना, गैलेशिया है, इटली है, लंबार्डी है, और भी सारे देशों के ये लोगों की लाइन लगी हुई है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज सुनो, तुमको यहां पर जो चीजें बिखरी हुई दिखाई दे रही है, ये क्या डिस्क्राइब कर रही है? ये है फॉलेन मोनार्कीज। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये है बच्चों फॉलेन मोनार्की, FALLEN मोनार्की। मतलब जब ये फ्रांस ने, ये जर्मनी ने, स्विट्जरलैंड ने और ये इटली वगैरह ने जब अपनी डेमोक्रेसी स्टैब्लिश की है, जब पार्लियामेंट बना ली है, तो बच्चों जो मोनार्की सिस्टम था, मोनार्की सिस्टम जानते हो जहां पे सिंगल राजा हुआ करता था, अब वो ढह चुका, वो बर्बाद हो गया, उनकी लाशें बिखरी पड़ी है। ये लाशों के फॉर्म में दिखाया गया है फॉलेन मोनार्की। जो पत्र पड़े हुए हैं, जो लेटर्स पड़े हुए हैं, जो वो जो थे ये मोनार्की सिस्टम, इन सबका क्या हो चुका है? अंत हो चुका है। ये फ्रेडरिक सोरियू क्या कर रहा था? इमेजिन कर रहा था कि आने वाले समय में ऐसा ही होगा। जो भाई उसने 1848 में इमेजिन कर लिया था, उसके ही कुछ सालों बाद ये सब कुछ रियल में हुआ। क्या ये बात समझ में आई? जैसे धोनी ने पहला वर्ल्ड कप कब जीता था? 2011 में जीता था उसने। तो ये पता है उसके एक इंटरव्यू उसने बात बोली थी कि मैं ये वर्ल्ड कप उसके कई साल पहले जीत चुका था। उसने इमेजिन किया था कि एक समय ऐसा आएगा जब मैं भारत के लिए वर्ल्ड कप लेकर आऊंगा। उसके देखते हैं, एज यू वुड रिकॉल आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज ए फीमेल फिगर। अब इसको समझिएगा, ये कह रहा है जितने भी फ्रांस के आर्टिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने लिबर्टी यानी आजादी को किससे दिखाया? एक फीमेल फिगर से दिखाया। तुम सोचो यार, भारत माता क्या है? फीमेल है कि मेल है? फीमेल है ना। बस वैसे ही लिबर्टी यानी जो तुम्हारी आजादी है, वो सब कैसी है? वो फीमेल फिगर से दिखाई गई। ये सब कुछ पहली बार हो रहा था कि हम उसका जेंडर बना रहे हैं। और पता उसको मेल क्यों नहीं दिखाया गया? क्योंकि हम अपनी मां की रक्षा शायद अपने पापा की रक्षा से ज्यादा करते हैं, और ये फैक्ट है ना? ऐसा होता है।
तो इसीलिए उसको ऐसे फीमेल फिगर की तरह दिखाया गया। लिबर्टी यानी जो आजादी है वो एक फीमेल फिगर है बच्चों। यहां पे लिखा है, हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट शी बियर्स इन वन हैंड। एक हाथ में बच्चों इसके जो है वो टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है। एनलाइटमेंट की स्पेलिंग में पहले एन आता है फिर एम आता है ना, याद रखिएगा इस चीज को। उसके बाद जो दूसरा वाला हाथ था बच्चों उस फिगर में, वो था द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन इन द अदर। चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। अभी चीज याद रखिएगा, यहाँ पे मैन लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये यहाँ सिर्फ आदमियों की बात हो रही है। मैन एक कॉमन वर्ड की तरह इस्तेमाल किया गया, वो मैन और वीमेन दोनों को इंक्लूड कर रहा है ना। जैसे अगर हम हिस्ट्री में कभी स्टेट वर्ड देखें, स्टेट STATE, इसका मतलब राज्य नहीं, हम पूरे देश की बात कर रहे होते हैं हिस्ट्री में। स्टेट का मतलब पूरा एक कंट्री की बात कर रहे हैं ना, इससे बहुत कंफ्यूजन होता है। आगे तुम पढ़ोगे इटली एज अ स्टेट, तो ये मत सोचो इटली को राज्य बना दिया। इटली है तो वो कंट्री, लेकिन हम उसको किस तरह बोल रहे हैं, स्टेट की तरह। फिजिक्स में देखो स्पीड और वेलोसिटी होते अलग अलग, लेकिन हम तो नॉर्मली क्या बोलते हैं, स्पीड ही तो बोलते हैं। वैसे तो ये सारी चीजें याद रखनी है आपको। अब ये देखिएगा सर ये क्या बता रहा था, ये बता रहा था आपको ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ द एब्सोल्यूटलिस्ट इंस्टीट्यूशन। अब ये वर्ड आया एब्सोल्यूटलिस्ट का क्या मतलब है, मोनार्की लिखवा चुका हूं, मोनार्की। जो नीचे पड़े हुए हैं वो शैटर्ड रिमेन्स है बच्चों। शैटर्ड को मतलब जानते हो आप क्या होता है, शैटर्ड का मतलब बिखरे हुए है ना, शैटर्ड का मतलब होता है बिखरे हुए। सारे हार्ड वर्ड्स अच्छे से तैयार करते जाना। एक वर्ड आया इन सोरियूस, फ्रेडरिक सोरियू की बात कर रहे हैं, 1848 की बात कर रहे हैं। उटोपियन विजन, वो जो इमेजिन कर रहा था उसका जो विजन था वो कैसा था, उटोपिया, वो ख्याली पुलाव पका रहा था। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज द डिस्टिंक्ट नेशंस। देखिए ये केवल लोग नहीं, उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, पूरा एक देश है। एग्जाम्पल के लिए तुम यहां से कभी तुम्हारी नौकरी लगी, खूब अच्छे करोड़ों का पैकेज मिला, कल को मान लेते हैं कि प्रज्ञा मिश्रा चली गई इंग्लैंड चली गई जॉब करने के लिए। अब तुम्हें पता है जब तुम वहां जाओगे तो तुमको तुम्हारे नाम से लोग नहीं जानेंगे, तुमको क्या किस नाम से जानेंगे, तुम एक इंडियन हो, है ना। तुम्हारी आइडेंटिटी किसी दूसरे देश में तुम्हारे नाम से नहीं होती, किससे होती है, तुम्हारी कंट्री से होती है। तुम्हें पता है जब कोई वहां पर सऊदी अरब में मान लेते किसी इंडियन ने कुछ क्राइम किया तो उसका नाम नहीं आता है, उसमें न्यूज में क्या आता है कि एक इंडियन ने क्राइम किया, उसका नाम भले कास्ट कुछ भी हो, हिंदू हो मुस्लिम हो किसी भी कास्ट का हो, लेकिन हम वो नहीं लिखते। न्यूज में क्या आता है कि इंडियन ने क्राइम किया। इसका मतलब जब आप किसी दूसरे कंट्री में होते हो तो आप अपने नाम से जाने जाते हो, आप अपनी देश यानी तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुम्हारा कंट्री, तुम्हारा देश तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई। कभी इंटर स्कूल कंपटीशन हो जहां पर 5 स्कूल आए हो तो तुम तुम्हारे नाम से नहीं जाने जाओगे, तुम किस नाम से जानोगे कि तुम इस पर्टिकुलर स्कूल के स्टूडेंट हो। मतलब वो जो स्कूल है वो तुम्हारी क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी, पहचान बन जाएगा, है ना। तभी तो तुम आई कार्ड लगाते हो बच्चों, लगाते हो तो। अब यहां पे लिखा है दे आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड द नेशनल कॉस्ट्यूम। बच्चों ये देखिएगा ये अपने कॉस्ट्यूम से पहचाने जा रहे हैं। अगर इस तरह के कॉस्ट्यूम पहने हो मतलब तुम फ्रांस के रहने वाले हो, तुम जर्मनी के रहने वाले हो, तुम इटली के रहने वाले हो, मतलब लोग अपने कॉस्ट्यूम से पहचाने जा रहे हैं। अगर एक लड़का एक स्कर्ट पहने हो तो बताओ किस देश का है वो, स्कॉटलैंड, क्योंकि स्कॉटलैंड के जो स्कूल होते हैं वहां पे बॉयज की ड्रेस क्या चलती है, स्कर्ट चलती है ना। तो वो अपने कॉस्ट्यूम से जाने जाते हैं। तो यहां पे यही बात कह रहा था कि वो उनका कल्चर है, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं, उनका कल्चर। देखिए अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। फ्रेडरिक सोरियस ने इस तरह की कितनी पेंटिंग्स बनाई थी, 4, ठीक है। आगे अब यहां से हम लोग को एक वर्ड समझना है, लीडिंग द प्रोसेशन। बच्चों यहां पे एक हार्ड वर्ड आ रहा है प्रोसेशन। ये प्रोसेशन का क्या मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं जुलूस निकालना, है ना। जब ये जुलूस निकल रहा था, जब ये मार्च पास्ट निकल रहा था तो जो सबसे आगे चल रहे थे लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। और वो किसके पास जा रहे थे, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास जा रहे थे। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बच्चों किस देश में है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यूएसए में, है ना, न्यूयॉर्क में। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इसको किसने गिफ्ट किया था, फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट किया था, है ना। दे आर द यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड व्हिच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट, ठीक है। ये सब इनके पीछे पीछे चल रहे थे। उसके बाद लिखा है सबसे आगे, ये देखो लिखा है FRANCE, फ्रांस। फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय द रिवॉल्यूशनरी ट्राई कलर हैज जस्ट रीच्ड द स्टैच्यू। इन सबका लीडर कौन है बच्चों, फ्रांस, क्योंकि ये ऐसा देश था जो सबसे पहले उस स्टैच्यू के पास पहुंचा है। ये स्टैच्यू किस चीज का स्टैच्यू है, लिबर्टी का स्टैच्यू है, आजादी का स्टैच्यू। क्या ये बात क्लियर हो गई सबको, ठीक है। ओके ये सबसे आगे थे। अब आगे लिखा है सर इसके पीछे देखो लिखा है GERMANY, शी इज फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ द जर्मनी बीयरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। इनका जो झंडा था ब्लैक रेड एंड गोल्ड कलर का था। ट्राई कलर फ्लैग अपने आप में ना एकदम नया कॉन्सेप्ट था, लोगों को मतलब अंदर खून की भावना ऐसे जोश चला देता था झंडा। आज भी देखो उसी झंडे के लिए लोग लड़ रहे हैं, है ना। ये जर्मनी का फ्लैग था। अब बच्चों इसके बाद आ रहा है इंटरेस्टिंगली, अचानक से मतलब रोचकता भरे हुए, एट द टाइम व्हेन सोरियू क्रिएटेड दिस इमेज, जब सोरियू ने ये पेंटिंग बनाई थी, द जर्मन पीपल्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड नेशन। कोई जर्मनी को जानता भी नहीं था कि जर्मनी क्या है, एक नेशन है, एक देश है। सोचो ये तब की बात है। अभी तुम पढ़ोगे हर साल बोर्ड में एक टॉपिक आता है, क्वेश्चन आता है, हमारे सिलेबस में 3 कंट्रीज की यूनिफिकेशन है, इटली, जर्मनी और इंग्लैंड। एक और छोटा सा देश आएगा ग्रीस।
तो बोर्ड में हर साल 5-5 नंबर में इनमें से किसी एक पे आता है, जरूरी नहीं किसी पे, किसी एक पे आता है। तुमसे पूछेगा इटली कैसे यूनिफाई हुआ, तुमसे पूछेगा जर्मनी का यूनिफिकेशन का प्रोसेस लिखो, जैसे 2026 में आया जर्मनी का आया इस साल, वो भी 5 नंबर में आया, बड़ी बात होती है। सीधे सीधे एक लाइन का क्वेश्चन है, राइट द स्टेप्स ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन का मतलब समझ रहे हो तुम क्या है? तुमको वो स्टेप्स लिखने हैं जब जर्मनी यूनिफाइड होकर क्या बन गया, एक पूरा देश बन गया। बच्चों ये जो तुमको लाइन लिखी ना कि इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सोर्यू क्रिएटेड दिस इमेज, जब सोर्यू ये पेंटिंग बना रहा था जर्मनी तो एग्जिस्ट भी नहीं करता था एज अ यूनाइटेड नेशन, लेकिन उसने फिर भी देखो क्या लिखा था अपनी पेंटिंग में, ये देख रहे हो जर्मनी उसने पहले लिख दिया था, समझ लो। इसीलिए फ्रेडरिक सोरियो को आज एक माइलस्टोन कहा जाता है, एक मील का पत्थर कहा जाता है। उसने वो चीजें अगले 100 साल के इमेजिन कर ली थी जो हमारे ख्वाब में भी नहीं थी, हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा अपने देश का झंडा होगा। हम तो ये भी नहीं सोच सकते थे एक दिन ऐसा आएगा लड़के लड़की एक क्लास में बैठे होंगे पढ़ रहे होंगे। अफगानिस्तान में देख लो, डेमोक्रेसी नहीं तो उनका क्या हाल है, लड़कियों को 12th पढ़ाते नहीं है, कोएड स्कूल ही नहीं है वहां पे, समझ लो, तालिबान। ओके, तो ये डेमोक्रेसी, ये फ्रीडम हमारे लिए जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, अब आगे बढ़ रहे हैं। यहां पे लिखा है द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द लिबरल होप इन 1848। ये जो झंडे ये कैरी कर रहे थे ना, ये होप था, उनकी आशा थी। किस चीज की आशा थी? लिबर्टी की, आजादी की आशा थी, है ना। फिर लिखा है 1848 टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज इनटू अ नेशन स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ये लोग इमेजिन कर रहे थे कि एक दिन ऐसा आएगा हम 1848 तक जो जर्मन था वो जर्मनी जो था वो पूरा क्या हो चुका होगा, यूनिफाई हो चुका होगा, जर्मनी क्या बन जाएगा, एक देश बन जाएगा। फ्रेडरिक सोरियो ने बच्चों ये इमेजिन करा था, है ना। ओके, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है सर और कौन कौन से देश थे, लाइन से एकदम अच्छे से तैयार रखना, ये पेंटिंग 5 नंबर में आ चुकी है ना। फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल्स ऑफ द ऑस्ट्रिया, पीछे थे ऑस्ट्रिया के लोग। किंगडम ऑफ द 2 सिसिलीज, अभी हम लोग पढ़ेंगे इटली में 2 लोग हैं, इटली में ये बाद में यूनिफाई हो गए थे, 2 सिसिली, ठीक है, 2 सिसिली, सिसिली जगह है इटली में, लंबार्डी वहीं पर है, पोलैंड, पोलैंड अलग एक कंट्री बन गई, पोलैंड की कैपिटल है वार्सा, वार्सा एक नाम आएगा आगे। इंग्लैंड की कैपिटल क्या है? इंग्लैंड की कैपिटल लंदन। आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया सबसे पीछे का ही चल रहा होगा बेचारा, ठीक है। 9 में पढ़ा था हम लोगों ने, सोशलिज्म एंड रशियन रिवॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा था, है ना। रिवॉल्यूशन तो रशिया में भी हुआ था। अब तुमको सीक्वेंस याद रहेगा, सबसे पहले कौन है, सबसे आगे कौन है? फ्रांस, देन जर्मनी, देन ऑस्ट्रिया, फिर है सिसिली के 2 लोग, फिर लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड। स्टार्टिंग के 3 याद रखना, डेट्स इट। स्टार्टिंग के 3 रटे होने चाहिए, स्टार्टिंग के 3 लोग कौन थे, ठीक है बच्चों। यहां से आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम दी हेवेंस अबव, अगर तुम नोट नहीं कर पाते तो परेशान नहीं हो ना, वीडियो तो वैसे रिकॉर्ड हो रही है। फ्रॉम दी हेवेंस अबव, अब जरा ऊपर की बात कर लेते हैं, ये तो नीचे अर्थ वाली बात हो गई। फ्रेडरिक सोरियो तो आकाश में भी कुछ इमेजिन कर रहा था, क्या कर रहा था? क्राइस्ट, क्राइस्ट थे, सेंट्स थे एंड द एंजल्स, और ये सब एंजल्स दे गेज अपॉन द सीन। बच्चों ये प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है, गेज अपॉन। गेज अपॉन का मतलब होता है ताड़ना, मतलब लुक एट, किसी चीज को देखना, घूरना, है ना। गेज अपॉन का मतलब क्या है यहाँ पर? देखना, ठीक है। ये सीन को देख रहे थे, दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट। ये क्वेश्चन अलग से पूछा गया 1 नंबर में केस स्टडी में। ये जो सेंट्स थे, जो एंजल्स थे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे? आर्टिस्ट ने देखो क्यों बनाया, देखो लिखा है टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। बच्चों फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, भाईचारा, है ना, भाईचारा। तो ये क्या सिंबलाइज कर रहे थे? ये फ्रेटर्निटी, लोगों के बीच में भाईचारा इमेजिन कर रहे थे। मतलब ऐसा नहीं है कि जर्मनी अलग देश है, फ्रांस अलग देश है, इन सबके बीच में क्या है? कोऑपरेशन है। ये सब अच्छे देश बन चुके हैं। ये सब कौन, किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है? एंजल्स के द्वारा, है ना। देखो यहाँ डेमंस नहीं है, मतलब राक्षस नहीं दिखाया गया, एंजल्स दिखाया गया, ताकि सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है इस पेंटिंग में। ओवरऑल इस पेंटिंग को देखोगे तो पॉजिटिव एटीट्यूड बोलोगे ना। जो फ्रेडरिक सोरियो का विजन था वो कैसा था? पॉजिटिव, ठीक है। इमेजिनरी था लेकिन सब अच्छा अच्छा सोच रहा था। बच्चों यही है, दिस चैप्टर डील विद मैनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय द सोरियो। अब ये सब ऐसे तो हो नहीं गया, इसके पीछे कई जंगें लड़ी गई हैं, कई युद्ध हुए। इस पूरे चैप्टर में हम इन्हीं की बात करेंगे, लेकिन अभी तक जो तुमने मुझसे पढ़ा है वो एनसीईआरटी का सिर्फ पहला और दूसरा पेज, ठीक है, फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन है यहाँ से, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन।